नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर दिल्ली से सामने आ रही है। धन्यवाद प्रस्ताव पर धुआंधार बहस का दूसरा दिन आज सदन में। अखिलेश करेंगे हमलों की बौछार। धन्यवाद प्रस्ताव पर धुआंधार बहस का दूसरा दिन आज सदन में। अखिलेश करेंगे हमलों की बौछार। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे हर मुद्दे का जवाब। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे हर मुद्दे का जवाब। तो सदन की कार्रवाई लगातार जारी है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया था, जिसके बाद आज अखिलेश यादव सवालों की बौछार करते हुए सदन में दिखाई देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे देंगे विपक्ष के हमलों का जवाब। तो कुछ ही देर में एक बार फिर से शुरू होने वाली है सदन की कार्रवाई। सदन की कार्रवाई में अखिलेश यादव आज करेंगे हमलों की बौछार। कल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के सामने रखे थे कई सवाल। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में संसद में घमासान और हंगामा देखने को मिला। हंगामे के साथ ही साथ लोकसभा के 18वें लोकसभा के सत्र की जोरदार शुरुआत हुई है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के साथ सदन में भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल उठाए गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रणनीतिक तैयारी कर आज वेल में उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे राहुल गांधी के सवालों पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। उससे पहले आज अखिलेश यादव भी सवालों की बौछार करते हुए संसद में दिखाई देने वाले हैं। अब देखना ही होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष बीच किस तरह के हमलों के बीच 18वीं लोकसभा का ये सत्र आगे बढ़ता है। हंगामे से भरे सत्र के बीच में जहां स्पीकर पर भी कई बार सवाल उठाए गए, तो वहीं स्पीकर ने कई मुद्दों पर राहुल गांधी को फटकार भी लगाई। गहमा गहमी के बीच अब से कुछ ही देर में एक बार फिर से संसद के सत्र की शुरुआत होने वाली है। अखिलेश यादव आज संसद में 18वीं लोकसभा के सत्र में अपने पहले भाषण से करेंगे शुरुआत। माना जा रहा है कि सरकार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी में विपक्ष, और इस बार लोकसभा के नतीजों के बाद जिस तरह से मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा हुआ नजर आ रहा है, इससे पहले दोनों ही सरकारों में विपक्ष की भूमिका उतनी अहम नहीं थी, लेकिन 18वीं लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष ने बेहतर प्रदर्शन किया है, बेहतरीन प्रदर्शन के साथ विपक्ष में बैठे हैं, ऐसे विपक्ष के सभी नेताओं का आत्मविश्वास हाई है। सत्ता पक्ष से सवाल जवाब करने में मुखर होकर आगे आएंगे नेता और विपक्ष के तमाम नेता। तो देखना ही होगा कि अखिलेश यादव आज जब संसद में अपने भाषण की शुरुआत करते हैं तो किन किन मुद्दों पर आज सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत के साथ ही साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तरफ तल्खी भी देखी जा रही है, हंगामे के आसार लगातार बने। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, कुछ ही देर में संसद की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू होने वाली है और कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जिस तरह से, तो सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसी बीच में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल जिस तरह से सत्ता पक्ष से सवाल किए थे, आज कुछ ही देर में अखिलेश यादव अपने सवालों की तलवार सत्ता पक्ष के लिए तानने वाले हैं। क्या कुछ स्थिति बनने वाली है, क्या जानकारी आपके पास है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए अभी कुछ सदन शुरू हो चुका है। सदन के शुरू होते कहीं न कहीं बातों का जो बौछार है, जो सभी जो विपक्ष दल है लगातार कहने के जो मोदी सरकार को घेरने की बात करती है, घेरती नजर आती है और कई सवाल ऐसे खड़े करती है, आखिरकार मोदी सरकार को गिराने की कोशिश करती है। वही अगर बात करें जिसमें राहुल गांधी ने कल संसद के अंदर जिससे भगवान शिवशंकर की मूर्ति पोस्टों को लेकर के उनको दिखाया गया, हिंदुओं पर कटाक्ष रखा गया, वही अखिलेश कुमार भी इस चीज को लेकर घेरेंगे क्योंकि यूपी के अंदर जिस तरह से बीजेपी की जो हार हुई थी लगातार सीटों को लेकर, वही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा अयोध्या का। यानी कहीं ना कहीं अयोध्या में कहा जाता है कि अयोध्या के जो राजा हैं वो प्रसाद जी हैं, लगातार अखिलेश को चुना जा रहा है कि अयोध्या ने उनको चुना है। तो ऐसा हम देख रहे हो कि आज की जो गर्मा गर्मी रहेगी, सबसे ज्यादा गर्म दिन रहेगा सदन का जो दिन है तो सबसे ज्यादा गर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि लेकिन उसके सभी सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे से भी कर सकते हैं और 4 बजे से पहले भी अपना अभिभाषण दे सकते हैं। यानी कि जो विपक्ष लगातार सवाल करता नजर आ रहा है
जो ये 8 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसके अंदर लगातार कहीं रोज का रोज चलता रहा, धरना प्रदर्शन चलता रहा, एक दूसरे में कटार होती रही। उन सभी का ब्यौरा लेकर गया प्रधानमंत्री, सबका बोझ की बंद करने की बात करेंगे तो कहूंगा जिसने भी व्यक्ति जो कहा उसको पूरा जवाब वो देंगे। अब देखना होगा कि विपक्ष उसका जवाब सुनती है या नहीं सुनती है। जी बिल्कुल, तो विपक्ष को लेकर जिस तरह से सत्ता पक्ष शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होने वाला है, उसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी आज सत्ता पक्ष पर अपनी तलवार और सवालों की बौछार करते हुए नजर आएंगे। उसको लेकर क्या कुछ कहना है? राहुल गांधी के भाषण को लेकर अगर देखा जाए तो विपक्ष में काफी आत्मविश्वास भरा हुआ है और राहुल गांधी के भाषण को लेकर तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर बात करें सदन के तो चाहे वो ओबीसी की बात है, तो उन्होंने इस तरह से सवाल पहले ही दिन जब शपथ ली तो हंगामे की बहस चला, उसके बाद राहुल गांधी लगातार कहीं ना कहीं घेरते नजर आ रहे हैं। वही अगर बात करें अखिलेश कुमार जी पीछे हटने वाले कहा है, वो भी लगातार बीजेपी घेरते नजर आते हैं। आखिर जिस तरह से यूपी के अंदर जो परिवर्तन देखा गया वो काफी है, लेकिन अखिलेश भी चाहते हैं, क्योंकि तरफ अखिलेश के खिलाफ भी कुछ ऐसे कार्रवाई होने लगी है जिससे कि वो शायद ठुकराए हुए हैं, लेकिन वो भी चाहेंगे सदन के अंदर पूरी अपनी बात रखें। लेकिन उसके बाद जब नरेंद्र मोदी का जवाब देंगे तो विपक्ष उससे सवाल करेगी। ये राजनीति है, बीजेपी की तरफ से भी इस तरह से बयानबाजी जारी है। कल सदन के अंदर अखिलेश के सांसद को घेरा, यही सवाल है। आखिरकार सदन के अंदर एक सवाल रखा जाता है, प्रतिपक्ष रखा जाता है, आखिरकार किसकी आवाज और किस काम का। वहीं ओम बिरला ने भी इसको लेकर के प्रकाश उनकी आखिरकार जो राहुल गांधी है उन्होंने भारत के हिंदुओं को जिस तरह से जो एक कहा कि क्या वो हिंदू है, तो सवाल खड़ा कि आखिरकार राहुल गांधी हिंदू पक्ष को ही को इस तरह से सवाल में घेरा लेते हैं कि वो हिंसा बढ़ाते हैं। देखिए, हिंसा जैसे सवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और जो बीजेपी के सभी सांसद हैं उन्होंने इसका विरोध किया और माफी मांगने की बात कही। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल के भाषण के दौरान आपत्ति दर्ज की थी, माफी मांगने की बात और भाषण के कुछ अंशों को सदन की कार्रवाई से हटाने तक की बात की थी। अब देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो किस तरह का जवाब राहुल गांधी के भाषण पर निकल कर सामने आता है। लेकिन उससे अहम बात एक ये भी है कि रणनीतिक तैयारी के साथ एनडीए आज वेल में उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने भाषण की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर जगह जगह प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको कि भाषण के शुरुआत के साथ ही राहुल गांधी ने एनडीए को एक और मुद्दा दे दिया? बिल्कुल, देखिए, ये मुद्दा एनडीए को नहीं दिया बल्कि भारतीय हिंदुओं के साथ कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं ने उनको चुना, भारत के सभी हिंदू रहते हो, सभी संविधान को लेकर चलते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने सीधा कहा जिस तरह से भगवान शिव शंकर तांडव करते हैं वैसे हिंदू जो भारत के अंदर है वो अहिंसा फैलाते हैं। तो आखिर अहिंसा कहने का मतलब क्या है कि आखिरकार वो क्या आतंकवाद से नमवा देते हैं या झगड़ा करते हैं या कोई सवाल है? क्योंकि इसको लेकर सभी बीजेपी नेताओं ने घेरा उसको कि आखिरकार एक शख्स को लेकर क्यों ऐसा कहा गया। लगातार जब ये सदन चला तो इसमें शुरू से ही इस तरह की जो भावना है, इस तरह के सवाल है वो सामने आते रहे। लेकिन आज जिस तरह से 4 बजे का जब अधिवेशन होगा, जब प्रधानमंत्री तो खुद इसका जवाब देंगे, तो देखना होगा कि विपक्ष इन सवालों का जवाब सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं। वही अखिलेश कुमार जी पूरी तैयारियों के साथ अपने 37 सांसदों के साथ मैदान में है। अब देखना है कि वो आखिरकार आज क्या कहने वाले हैं, क्या उसका भी जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री के जवाब का तो इंतजार होगा, शाम 4 बजे तक इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से हंगामे के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई है, शपथ ग्रहण से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक जो खटास देखी जा रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है आपको आज के सत्र को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए, आज श्रीलंका का बात करें, जिस तरह से लगातार जो सदन में होता रहा वो आज और ज्यादा गर्मी का दिन देखने को मिलेगा। यानी कि जी बिल्कुल अजय, आपको यहाँ पर बीच में हम रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस तमाम जानकारी के लिए। और सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने भाषण की शुरुआत कर चुके हैं। अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपको और आपके साथ साथ सभी चुने हुए सांसदों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका।
चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा। और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूं कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आजादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहां का प्रदेश की सरकार भी कह रही कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहां पहुंच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं, नीचे से कहां हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहां खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार
प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज उठेगी वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात ना हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहां है, उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन मां गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है। न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली, न कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए तब वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान 2 हफ्ते का वचन जो दिया था, कहां दिया था? अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई 2 लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है?
सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल को जिम्मेदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? जनता अब न तो किसी बहकावे में आएगी और न किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। जो लोग कहते हैं कि अमृत काल की बात करने वाले जनता का जागरण काल आ गया है। आज इस सदन में नए राजनीतिक जागरण के अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई के साथ हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है, एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा। यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं। इसलिए आज यहां उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में,
हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। योगी जी के लिए, योगी जी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेस वे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले, तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगे गया एक गांव। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसे ही का वैसा है। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावरलूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे। खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए, एक गांव की तस्वीर यह है, जो गांव कभी गोद लिया गया था उस गांव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई है। जो भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है। अपने गांव गोद लेने की जो बात कही थी, क्या वो भी जुमला था अध्यक्ष जी? पता नहीं जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं। मैं नाम पूछ करके किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है।
और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रखें, जरूर बताएं आप। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे। आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई, और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, तय की महंगाई इस बढ़े पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहां से मैं चुन करके आता हूं, उत्तर प्रदेश, जहां बुनकर, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थी वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं, बहुत नौकरी छीनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहूंगा कि आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है।
जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है, और पिछले 10 साल में जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आशा है ये सरकार तब तक चलेगी तब तक उसके केंद्र में इस देश का हर एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी और कर्मचारी अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा, और शासन के आधार पर संविधान होगा। वह जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिक हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा, और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतजाम होगा। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जिताई, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो वो सरकारी भाषण न हो, सच्चाई के साथ सरकार अपनी बातें रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। श्री संतोष पांडे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे आज कीमती समय बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले अपने छत्तीसगढ़ के और उन राजनांदगांव क्षेत्र के समस्त जनता का, मतदाता का भी आभार प्रदर्शन करता हूँ, और आप सबके वरिष्ठों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबको हृदय से शुभकामना। महोदय, अभी कल से जब से शुरू हुआ, रात को 12 बजे तक जो चला, जिस प्रकार से अभी अखिलेश जी बोल रहे थे, और कल जब शुरुआत हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की बातें की, आज जब अखिलेश जी ने एक शेर व शायरी से गजल की भाषण के बाद जिस तरह से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, जिस तरह से सरकार को उन्होंने सरकार की कमियों का आईना दिखाया, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने लोकसभा के मैंडेट को लेकर जनता का आभार भी व्यक्त किया। उनका कहना था कि जनता ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया है, और एक तंत्र से हटाकर जिस तरह का जनता ने मैंडेट दिया है उससे ये साफ हो गया है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका इस बार जिस तरह की रही है, उसके लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक तरफ तो जनता का आभार व्यक्त किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक निशाने साधते हुए नजर आए। अग्निवीर को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े किए, और इस बात का इशारा भी किया जिस तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कल अग्निवीर को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। साफ तौर पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने दोहराया है कि इंडिया गठबंधन की जब भी सरकार आएगी अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा, क्योंकि दबी जुबान में ही सही लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर कई प्रतिक्रियाएं उन्होंने लोगों से प्राप्त की हैं, और लोगों का अग्निवीर योजना को लेकर फीडबैक जो है उसके आधार पर आने वाले समय में जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार आती है इस योजना को कैंसिल करने का काम इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जाएगा। तो उसके साथ ही साथ संसद में जिस तरह से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर निशाना साधा, महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरने का प्रयास किया। कुल मिलाकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज का वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी की कमियों को उजागर करने का वक्तव्य रहा। अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या से लेकर जनता के मैंडेट, अग्निवीर योजना, महंगाई, पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में
हाईवे को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हाईवे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के बजट से ही मिल रहे हैं। केंद्र के बजट से ऐसा कोई नया हाईवे उत्तर प्रदेश को अब तक नहीं मिला है। तो केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार को लेकर भी यहां पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कुछ लोगों को चुनाव आयोग भी मेहरबान रहा, चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। हालांकि संस्था का पूरे तौर पर नाम नहीं लिया। मुझे ईवीएम पर अभी भी भरोसा नहीं है, लेकिन ईवीएम को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने यहां पर सवाल खड़े किए हैं। 80 सीटें जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं, यानी कि अखिलेश यादव का साफ कहना है कि ईवीएम को लेकर उनकी शिकायत हमेशा बनी रहेगी, चाहे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें मिल जाएं। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की 37 सीटों का आत्मविश्वास आज संसद में बोल रहा था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को भारी सीटों से जिताकर संसद भेजा है, भारी संख्या में सांसद समाजवादी पार्टी के संसद पहुंचे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अब ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 80 सीटें भी जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर पूरे तौर पर भरोसा नहीं होगा।